Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the nature, scope and objectives of financial management. ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वेदर आप लोग बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, आप लोग सीए इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हो, ये हर जगह काम आता है। ये एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए, एनसी वेब के स्टूडेंट्स के लिए एंड रेगुलर स्टूडेंट्स सबके ही काम आने वाला एक टॉपिक है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेचर क्या है, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों का जो बीकॉम का सेमेस्टर 5 होता है उसमें ये बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, राइट। कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहले हम ये तो पता लगा लें कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन कोई भी एक नया बिजनेस खोलता है, ठीक है, कोई भी एक नया बिजनेस अपना स्टार्ट करता है तो वो कुछ ना कुछ डिसीजंस लेते हुए चलता है। अब एक चीज हमें ये समझ आ गई कि यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इट मीन्स फाइनेंस से रिलेटेड बात होगी, बात पैसों की लेन देन की है। ये चीज हम सबको समझ में आ गई। बट फॉर एग्जाम्पल एनी पर्सन, देखो बहुत सारे लोग हम में से भी होते हैं जो हम सोचते हैं कि हम कोई एक बिजनेस खोलेंगे, तो एक बिजनेस खोलते हुए एक एंटरप्रेन्योर को क्या क्या डिसीजंस लेने होते हैं। देखिए, स्टेज नंबर 1 में वो ये डिसाइड करता है कि क्या एसेट्स उसको लेने चाहिए, प्रेमाइसिस क्या एक जगह ले लेनी चाहिए, क्या मशीनरी यूज करनी होगी, क्या इक्विपमेंट उसे खरीदने चाहिए। फिर वो सोचेगा कि अब भाई मैं पैसे ये सारे एसेट्स लूंगा तो मुझे फ्री में तो नहीं मिल जाएंगे, मुझे पैसा देना पड़ेगा, तो कितनी इन्वेस्टमेंट मुझे चाहिए। अगर मैं ये मान लेती हूँ कि मुझे मशीनरी खरीदनी है और मुझे इक्विपमेंट्स खरीदनी है, तो पहले मैं ये सोचूंगी कि मशीनरी और इक्विपमेंट खरीदने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, स्टेज नंबर 3 में हम ये सोचेंगे कि एसेट्स खरीदने के अलावा देखो रोज के डेली बेसिस पे और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कि इंकर होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदना है, स्टेशनरी होती है, वेजेस देने होते हैं, सैलरीज देनी होती हैं डेली बेसिस पे। इन द सेंस स्टूडेंट मंथली बेसिस पे सैलरी दी जाती है, फिर कई बार वेजेस डेली बेसिस पे भी दिए जा रहे होते हैं, रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है। मशीनरी और इक्विपमेंट तो एक तरीके से हो गया ना, मैंने इन्वेस्ट कर दिया भाई, अपने बिजनेस में लगा दिए, मशीनरी इक्विपमेंट लगा दिया। बट ये तो कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि डेली बेसिस पे होंगे, हमें बार बार करने पड़ते हैं, तो ये वो वाले खर्चे हो गए, है ना। और नेक्स्ट में हम लोगों को ये सोचना होता है कि क्या क्या सोर्सेज हैं, ठीक है, जहां से हमारे पास पैसा आएगा, है ना। अब उसके पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उसे सोचना होता है कि मैं शेयर कैपिटल मतलब कि मैं शेयर्स इशू करूं, ठीक है, या फिर मैं बैंक से पैसा बोरो करूं, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की इन्वेस्टमेंट। मतलब हर एक स्टेज बनी, पहले क्या क्या खरीदना है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, फिर डेली बेसिस के लिए भी पैसा चाहिए, वो कहाँ से आएगा, और फिर अब हम ये पैसे सब कुछ लाएंगे कहाँ से। अलग अलग सोर्सेज हैं, इक्विटी है, डेप्ट है, वो सब हमें सोचना पड़ेगा, राइट। तो देखिए स्टूडेंट, इसी तरीके से एक बिजनेस स्टार्ट होता है। तो जब एक एंटरप्रेन्योर को ये सोचना होता है कि वो हर एक सोर्स से कितना पैसा लेगा, ठीक है, तो उसे सब कुछ ध्यान में रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इक्विटी से पैसा मंगवाती हूँ, या मैं प्रेफरेंस शेयर इशू करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मैं बैंक से पैसा बोरो करती हूँ, तो मुझे देखना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ रहा है, कितना डिविडेंड पे करना पड़ रहा है ना। क्योंकि ऑब्वियसली हर पर्सन यही चाहता है कि हमारी कॉस्ट कम रहे और हमें बेनिफिट ज्यादा हो, तो उसे भी इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल हमारी मैनेजमेंट है उसमें भी यही देखा जाता है कि एफिशिएंट एक्विजिशन हो और एलोकेशन हो। एक्विजिशन मतलब जहां से हम ले रहे हैं वो सही तरीके से ले और उसको एलोकेट सही तरीके से करें। मतलब अगर मैं पैसा ले आई हूं तो मुझे उसे इन्वेस्ट करना भी आना चाहिए कि कितना पैसा मैं एसेट्स पे लगाऊं, कितना मैं वर्किंग कैपिटल पे लगाऊं। वर्किंग कैपिटल वही डेली बेसिस के जो खर्चे होते हैं उन पे लगाऊं ताकि मुझे प्रॉफिट हो। क्लियर है। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट को 3 चीजें ही देखनी होती हैं। पहला, पैसा आएगा कहाँ से, दूसरा पैसा लगाएंगे कहाँ पे, और तीसरा शेयर होल्डर को कितना देंगे। देखो शेयर होल्डर बेसिकली हमारे ओनर्स ही तो होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शेयर इशू करते हैं तो वो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं शेयर होल्डर, तो उन्हें हमें खुश रखना पड़ता है, राइट, कि उन्हें हम दे इतना डिविडेंड कि वो सेटिस्फाई रहे, वो खुश रहे हमारी कंपनी से। तो बेसिकली 3 तरीके के डिसीजन ही होते हैं जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कंसर्न किए जाते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, उस पैसे को कहाँ पे लगाएंगे, जिसमें हमने 2 चीजें पढ़ी कि कुछ हम फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और दूसरा वर्किंग कैपिटल होता है, और तीसरा शेयर होल्डर को कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि वो लोग भी सेटिस्फाइड रहें।
ठीक है ना। अब आपको थोड़ा ओवरव्यू मिल गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भाई है तो मैनेजरियल लेवल की एक्टिविटी। ऑब्वियसली बात है ना कि जो मैनेजरियल लेवल पे जो लोग बैठे होते हैं बिजनेस पे, वही ये सब कुछ डिसाइड करते हैं कि पैसा कहाँ से लाना है। वही तो डिसीजन मेकिंग करेंगे ना कि पैसा कहाँ से लाना है, कहाँ पे लगाना है, राइट। कि उन्हें ही तो सब कुछ देखना है कि जो फर्म की फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, कंट्रोलिंग कैसे करनी है, वो सब कौन देखेगा? मैनेजर लेवल पे, टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट होती है वो सब देखेंगे, राइट। हमें क्या करना है स्टूडेंट? एसेट्स को खरीदना है और उनको मैनेज करके रखना है। भाई एक बिजनेस एंटरप्राइज का अपना एक गोल भी होता है, उन्हें वो भी अचीव करके रखना है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैक्सिमाइज करना शेयर होल्डर की वेल्थ को। भाई वो खुश रहेंगे तभी हमारी बिजनेस फर्म अच्छे से चल पाएगी, ठीक है। देखो आजकल के टाइम पे क्या होता है ना स्टूडेंट्स, हर कोई बिजनेस ये चाहता है कि बेशक हमें प्रॉफिट ना हो बट नेगेटिव में ना जाए हमारा कैश फ्लो। इन द सेंस अगर मैं पैसा 1 लाख लगा रही हूं तो मेरे पास बेशक 1 लाख ही वापस आ जाए पर 90,000 ना आए, मतलब नेगेटिव में ना जाए। 1,10,000 आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है बट 90,000 नहीं जाना चाहिए। तो हर कोई ये चाहता है कि हमारी पॉजिटिव कैश फ्लो रहे। प्रॉफिट से ज्यादा तो हम ये चाहते हैं कि पॉजिटिव में रहे। फिर प्रॉफिट हो जाता है तो और अच्छी बात है, राइट। ओके तो देखो हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प से यही इंश्योर करके रखते हैं कि एक पॉजिटिव कैश फ्लो रहे। फिर आप बेसिकली थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह देख सकते हो जो कि एक आध नंबर में आपसे पूछी जा सकती है, या फिर एमसीक्यू बेसिस अगर आप लोगों के एग्जाम्स में आते हैं तो वहां पे पूछा जा सकता है कि इट इज बेसिकली फोरकास्टिंग, planning, organizing, directing, coordinating and controlling of all activities relating to acquisition and application of financial resources of an undertaking in keeping with its financial objective। हर चीज में यहाँ बात जो हो रही है वो पैसों से रिलेटेड हो रही है, ठीक है। ओके कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ही हमें फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करना है। और किस लिए करना है? कि फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ही फुलफिल हो पाए। इसी तरीके से एक और डेफिनेशन भी दे रखी है कि इसके अंदर हम मैनेजरियल डिसीजन देखे जाते हैं कि किस तरीके से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह लिए जाए। देखो स्टूडेंट कुछ लोन होते हैं, देखो ये तो मेरे को एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, कुछ लोन शॉर्ट टर्म होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। तो ये फर्म टू फर्म वेरी करता है कि वो लोग शॉर्ट टर्म लोन लेना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म लोन लेना चाहते हैं। और वो किस चीज पर डिपेंड करेगा कि उनके पास अभी कितनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और उन्हें और कितनी चाहिए। क्लियर? ओके अब हर एक चीज इससे रिलेटेड फॉर्म को डिसाइड करनी पड़ती है कि हम कैसे एसेट्स खरीदें, कौन से एसेट्स हमारे फॉर्म के बिजनेस से रिलेटेड सही रहेंगे, एक साथ खरीदें या अलग अलग खरीदें। कि हमारी जैसे फॉर्म की साइज है, अभी हमारी फॉर्म कौन सी स्टेज पे है, अभी स्टार्ट किया है बिजनेस, ये ग्रोइंग स्टेज पे है या मेच्योरिटी पे है, डिक्लाइन कर रही है। इन सब चीजों के हिसाब से हमें एसेट्स की सिलेक्शन भी बहुत अच्छे से करनी पड़ती है। अब हमने ये तो अच्छे से पढ़ लिया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। अब नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है हम लोगों की, वो बेसिकली करती क्या है? वो ये चाहती है कि फंड्स हम एक्वायर करें और उस फंड्स को अच्छे से यूज करें। आप लोग चाहें तो अपने पास ऐसे जैसे शॉर्ट नोट में, देखो नोट्स आपने क्या बनाने हैं, हाईलाइट करती हुई चीजें सिर्फ, पैराग्राफ वाइज नहीं। हमें समझना है कंसेप्ट को, रटना नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, मतलब उसे क्या क्या करना है, उसे देखना है कि एंटरप्राइज का साइज क्या है, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि वो ग्रोथ क्या कर रही है, किस रेट पे ग्रोथ कर रही है, जो मैंने आपको 4 स्टेज बताई कि वो कौन सी स्टेज पे है, अभी कौन से एसेट्स हैं उसके पास, ठीक है, कितना डेप्ट ऑलरेडी है या कितनी इक्विटी अभी तक अवेलेबल है, क्योंकि बैलेंस होना चाहिए, राइट। फाइनेंशियल अफेयर्स को हमें कंट्रोल करना है, उसके बारे में प्लानिंग करनी है, एनालाइज करना है। देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने जा रहे हो तो इन सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज होनी जरूरी है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट था क्या ना, जैसे अर्लियर टाइम्स में क्या होता था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ इसी चीज तक रहता था कि हमें पैसा कहाँ से लाना है। और अगर एक फॉर्म प्रमोट कर रहे हैं, मतलब हम प्रमोशन कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, मर्जर हो रहा है या कुछ भी ऐसी चीज हो रही है, तो वहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज होगा। बट आजकल के टाइम पे ऐसा नहीं रहा है। हमने पीछे अभी 3 डिसीजन पढ़े थे जिससे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न रहती है, जिसमें नंबर 1 क्या था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन, नंबर 2 डिविडेंड डिसीजन एंड नंबर 3 फाइनेंसिंग डिसीजन। 3 चीजों से वो कंसर्न रहती है, पैसा कहाँ से लाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे और शेयर होल्डर को कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
तो अब उसका स्कोप वाइडन हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या करना होता है, उसको ये देखना होता है कि आज हमारे फर्म में जैसे शेयर्स हैं तो उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, फिर उसके हिसाब से आप डिसीजंस लेते हो, रिस्क को ध्यान में रखते हो। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो मैनेजर होता है ना, उसका मेन काम ये होता है कि उसे शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, उसे बढ़ाना है, पर साथ में रिस्क का भी ध्यान रखते हुए चलना है। मतलब दोनों चीजों में बैलेंस बनाना किसका काम है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। उसको ये देखना है कि क्या अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन मैं लेके आ सकता हूँ ताकि जो अननेसेसरी रिस्क हो उनको अवॉइड करो। देखो स्टूडेंट, रिस्क कभी भी अवॉइड नहीं हो सकते, क्योंकि अगर मुझे रिटर्न चाहिए तो मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, बट अगर कुछ अननेसेसरी रिस्क है तो उसके लिए मैं कुछ कोर्स ऑफ एक्शन लेके आ सकती हूँ ताकि वो रिस्क जो है वो मेरे कम हो जाए। ठीक है, तो कि अगर मुझे ये चाहिए कि मुझे मैक्सिमम रिटर्न मिले तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा पैसा मेरी फर्म में से बाहर जा रहा है, कौन सा पैसा मेरी फर्म में आ रहा है, उसको मैं कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करूं कि कहीं से कुछ एक्स्ट्रा लीकेज तो नहीं है, कहीं पे मैं ज्यादा तो नहीं इन्वेस्ट कर रही हूँ, कहीं पे कम तो नहीं है। ये सब हमें देखना पड़ता है। क्लियर है? तो देखो हमने अभी तक ये पढ़ा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में शेयर वैल्यू मैक्सिमाइज करना एक मेन इंपॉर्टेंट वर्क है। 3 तरीके के डिसीजंस लेने होते हैं: फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, और रिस्क और रिटर्न के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। तो देखिए एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ समरी है आप लोगों के लिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अभी तक हमने क्या पढ़ा है, वो बेसिकली ये है। अगर हम ये चीज भी अपने दिमाग में बिठा लेंगे ना स्टूडेंट, तो कुछ भी रटो ही मत यार, सब समझ लो और सब वही लिखो। क्लियर है? अब हमने ये पढ़ लिया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, स्कोप क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे इजी टॉपिक, ऑब्जेक्टिव। सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव है, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो देखो जो हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है, ठीक है, वो क्यों होती है? क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ गोल्स हैं, उन्हें ये देखना होता है कि भाई ये फाइनेंशियल डिसीजन क्या सही रहेगा। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, तो क्या ये हम फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव को देखते हुए सही रहेगा। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्टिव तो बथेरे हो सकते हैं ना स्टूडेंट, एसेट से रिलेटेड, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट हम यहाँ पे बेसिकली 2 ही मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, ज्यादा नहीं खींचेंगे। एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और ये दोनों याद करने की भी जरूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे को ये पता भी नहीं होगा ना, वो अपने आप भी लिख सकता है, बट थोड़ा अगर हमें आइडिया होगा तो हम उसको और अच्छी लैंग्वेज में लिख पाएंगे। तो क्या लिखेंगे? देखो स्टूडेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है? हम शुरू से ये सोचते आ रहे हैं कि भाई कोई भी एक फॉर्म होगी ना, तो फॉर्म का काम ही ये है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे। यही है ना हम लोगों को यही लगता है कि अगर कोई पर्सन अपनी फॉर्म खोल रहा है तो वो इसलिए खोल रहा है कि उसको कुछ प्रॉफिट होना शुरू हो, है ना। तो मतलब कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव भी यही हो गया कि प्रॉफिट हो। मतलब आप ये चाहते हो कि फाइनेंस मैनेजर सिर्फ अपने डिसीजन इसी तरीके से ले कि उसकी फॉर्म के जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो। बट क्या ये सही है स्टूडेंट? ये सही नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये सिर्फ सोल ऑब्जेक्टिव होगा। इसके कुछ रीजंस हैं। फॉर एग्जाम्पल कई लोग होते हैं ना, देखो जैसे क्या होता है, हर एक फर्म होती है, हर एक बिजनेस होता है, तो वो लोग अपना पूरा प्रॉपरली ना बताते हैं कि हमारा ये प्रॉफिट हुआ है, तो कई लोगों को क्लियर ही नहीं हो पाता कि ये प्रॉफिट की रेट है या फिर ओवरऑल इन्हें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट टर्म है ना, ये अपने आप में क्लियर नहीं है। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट, कई बार क्या होता है कि एक फर्म में अब एक फाइनेंस मैनेजर है, उसे ये पता है मुझे अपनी फर्म में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। वो क्या करेगा? वो ये देखेगा ही नहीं कितना रिस्क आ रहा है, वो बस क्या करेगा, प्रॉफिटेबल लगेगी उसमें पैसा लगा देगा। तो गलत है ना। अगर आप यही नहीं देखोगे कि उसमें रिस्क कितना है और पैसा लगाते जाओगे और बाद में जाके पता लगा कि रिस्क ही ज्यादा था, प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो गलती हो जाएगी। तो इसलिए रिस्क और प्रॉफिट के बीच में एक बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर क्या होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को कंसर्न करते हुए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम ये ध्यान ही नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं, एक है ऑल्टरनेटिव ए, एक है ऑल्टरनेटिव बी। ये मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है और ये मेरे लिए थोड़ा लेस प्रॉफिटेबल है, बट इसका फायदा तो मुझे 3 साल में ही मिल जाएगा और इसका फायदा मुझे 10 साल बाद मिलेगा। तो आप क्या करोगे? आप किस में इन्वेस्ट करोगे? आप कहोगे मैं इसमें इन्वेस्ट कर लेता हूँ ना यार, 10 साल तक वेट थोड़ी करूंगा अभी प्रॉफिट होने के लिए। ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा कम प्रॉफिट होगा चलेगा, बट कम से कम 3 साल बाद मिल तो जाएगा। तो टाइम का ध्यान रखना भी तो बहुत जरूरी है। अगर मैं टाइम का ध्यान ही नहीं रखूंगी और इसमें इन्वेस्ट कर दूंगी तो फायदा होने के बजाय तो मेरा नुकसान ही हो रहा है 10 साल तक। क्लियर?
ओके और दूसरा ये आता है कि सोसाइटी के वेलफेयर को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो, अपनी फर्म का तो फायदा कर रहे हो बट सोसाइटी का वेलफेयर बिल्कुल साइड हो गया है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये है स्टूडेंट हम लोगों का जैसे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसी में हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी पढ़ लेंगे, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है ऑफ चैप्टर नंबर 1। तो जो जो चीजें थी वो हमने डिस्कस कर ली। लास्ट टॉपिक यही है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके देखो स्टूडेंट, शेयर होल्डर क्या होते हैं ना, शेयर होल्डर अपना पैसा लगाता है। वो ये देखते हैं भाई हम इतना टाइम पैसा लगा रहे हैं, इतने टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको कितना रिटर्न आ रहा है, कितना रिस्क उन्हें लेना पड़ रहा है, ये सब देखना शेयर होल्डर देखता है। और इसीलिए हम ये चाहते होते हैं कि वो हमसे सेटिस्फाइड रहे, वेल्थ मैक्सिमाइज हो। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट क्या होता है कि कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो फाइनेंस मैनेजर मेजर करते हैं। किस बेसिस पे करते हैं? कैश फ्लो के बेसिस पे। पॉजिटिव कैश फ्लो वो लोग चाहते होते हैं, वो लोग कैश फ्लो के ऊपर फोकस करते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर नहीं करते। क्लियर है? ओके ओके फिर हमें क्या देखना है स्टूडेंट, अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि शेयर होल्डर का जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, मैं कैश फ्लो अप्रोच के ऊपर फोकस करूंगी, अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर नहीं करूंगी। मैं ये देखूंगी कि कहाँ से मुझे कॉस्ट में फायदा हो रहा है, ठीक है, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगाऊंगी। देखो हर एक चीज, अगर मैं ज्यादा टाइम के लिए अपना पैसा लगा रही हूँ, टाइम लगा रही हूँ, तो मुझे वैल्यू भी उससे अकॉर्डिंगली ज्यादा चाहिए। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? ओके तो देखो आगे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप ये बोलोगे कि मैम हम लोग मतलब और कोई गोल्स नहीं होते हैं क्या? मतलब तो बिल्कुल होते हैं स्टूडेंट। हर कोई बिजनेस क्या चाहता है? उनकी ग्रोथ रेट बढ़े, मार्केट में शेयर बढ़ जाए, जिस भी प्रोडक्ट को वो बेच रहे हैं उसमें उनको लीडरशिप मिले, हम एम्प्लॉय का वेलफेयर करें। देखो एम्प्लॉय का वेलफेयर करोगे तभी वो और अच्छे से आपकी फर्म में वर्क करेंगे, है ना। कस्टमर की सेटिस्फैक्शन किस तरीके से इंक्रीज करें, तो ये सब भी है। बट जो दो मेन थे वो क्या थे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ये क्यों बोलोगे मैम कि इतने सारे गोल्स अवेलेबल हैं, तो तब भी हम ये क्यों कह रहे हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है। मतलब कई बच्चे को समझ में नहीं आ पाता ना कि एक बिजनेस फॉर्म के चलने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए क्यों जरूरी है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो उसका रीजन ये है स्टूडेंट कि अगर मान लो आप वेल्थ मैक्सिमाइज करोगे ही नहीं, तो जैसे पब्लिक है वो हमारे फॉर्म में पैसा लगा रही थी, या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस थे, इन्वेस्टर्स थे, वो हमारे फॉर्म में पैसा लगा रहे थे, हमने उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज ही नहीं करी, तो उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा हमारे फॉर्म में, और वो आगे जाके इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। अगर वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारे फॉर्म में पैसों की दिक्कत आएगी, ग्रोथ होने में दिक्कत होगी। और अगर ग्रोथ ही नहीं होगी तो बाकी चीजों पे कैसे फोकस करोगे? जब ग्रोथ ही नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, है ना, सोसाइटल वेलफेयर नहीं हो पाएगा, एम्प्लॉय का वेलफेयर नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीजें किससे लिंक निकली? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से। इसीलिए कहा जाता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बहुत जरूरी है, शेयर होल्डर को सेटिस्फाइड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दैट्स इट फॉर चैप्टर नंबर 1 स्टूडेंट्स। तो हम इसी तरीके से हर एक चैप्टर को बहुत ही इजी वे में कंप्लीट करेंगे। मैं ये ध्यान रखूंगी कि कौन से चैप्टर पे कितना टाइम देना जरूरी है, उस हिसाब से हम चलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। And if you have any doubt, you can ask me in comment section. And if you find this video useful, then please like, share and subscribe my channel.